हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का राइटर। आज हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोअर क्लास का स्टूडेंट है वो क्यों मायूस हो। इकोलॉजी चल रहा है, एनएलएम चल रहा है, वेक्टर खत्म हो चुका है, काइनेमेटिक्स चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 11th और 12th का ही वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं और होते जाएंगे, हो भी रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 9-10 का भी वीडियो अगर आए तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी इन चीज़ों के लेकर बहुत परेशान रहते। तो अब अगर आप हमारे चैनल कीस्टोन कोचिंग सेंटर के कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गए हैं, यानी अगर आपने कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो फिर अब आपको 9th-10th का लेक्चर का कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग अब पूरा जिम्मेदारी है आपका कोर्स टाइम से पहले कंप्लीट किया जाए, और हाँ, समझाने के साथ, यानी समझना हमारा मेन पॉइंट रहेगा। हर एक चीज को डिटेल से फ्री में यूट्यूब में अब आपको कीस्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक चैप्टर, यानी सेल। बच्चों, अगर मैं बात करूं सेल का, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी मैं, आप, ग्रास, प्लांट, हाथी, राइनासोर्स, यहां तक कि एक चींटी, उससे भी छोटा मैं बोलूं एक बैक्टीरिया, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। सर, जब सेल से मिलकर सब कुछ बना हुआ है तो सेल समझना जरूरी होगा। अरे यार, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं बोलूं आपको, ज्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस में ये एग्जांपल दिए जाते हैं, जैसे एक घर बना हुआ रहता है दीवारों से। बट मैं एक दीवार को देखूं, दीवार को अगर आप खोल के देखिए, एक एक ईंटा मिलके दीवार बना हुआ है, फिर उससे दीवार, दीवार से बन गया है घर। उसी तरह हमारा शरीर में जो यूनिट है, यानी सेल है, सेल से मिलकर बन गया है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक बॉडी। यानी सेल को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, तभी हम लोग लिविंग को समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूं घर का ईंटा को समझना है, तो क्या पूरा घर खोलना जरूरी है? तबाह हो जाएगा। एक घर का किसी एक कोना में से एक ईंटा निकाल लो, उसका स्टडी कर लो, सारा ईंटा लगभग वही होंगे। यानी अगर मैं बात करूं, मेरा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं एक सेल को अच्छे से डिटेल से समझ लूं, तो कहीं ना कहीं मैं पूरा सेल का जानकारी हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लगभग सभी सेल एक जैसे ही होते हैं। चलिए आप देखते हैं, जब सेल से बना हुआ है तो सेल क्या है। जब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेल से बना हुआ है, तो सेल समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए बच्चों, पेन और पेपर साइड में रखिए, खोपड़ी इधर रखिए और स्टार्ट करते हैं सेल। सबसे पहले सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन का, यानी सेल के बारे में कुछ बातें हैं, जो ऐसा कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन का सबसे सबसे कम से कम यूनिट, यानी कम से कम इकाई हम लोग सेल को मानते हैं। सर, इसका मतलब क्या? यानी सेल से छोटा कोई लिविंग हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी सेल कम से कम हमारा ब्लड सेल से बना हुआ है, हमारा स्किन सेल से बना हुआ है, हमारा मसल सेल से बना हुआ है, हमारा बाल सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी कम से कम सेल होना चाहिए, तभी वो लिविंग होगा। सेल से आधा एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ याद रखिए, यानी जीवन का कम से कम इकाई क्या है आपका? मिनिमम इकाई आपको सेल को मानना पड़ेगा। फिर सेल के बारे में बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। यानी एक लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दोनों ही किस पर टिकता है? सेल। यानी सेल जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सेल का, तो सेल का स्ट्रक्चर और एक सेल का फंक्शन से एक लाइफ भी हो सकता है। यानी कम से कम एक सेल होगा, तभी एक जीवन माना जाएगा। अगर मैं बात करूं, हमारे अंदर तो अरबों खरबों सेल है। एक एलिफेंट के अंदर, चींटी के अंदर हजारों सेल, एलिफेंट के अंदर अरबों सेल है। बट अगर मैं बात करूं कुछ बैक्टीरिया का, अगर मैं बात करूं कुछ माइक्रोब्स का, अगर मैं बात करूं यहां पर अमीबा का, वो एक ही सेल से बना हुआ है और एक ही सेल से सारा काम, उसका स्ट्रक्चर भी उसमें है, उसका फंक्शन भी है, उसका डाइजेशन भी, एक्सक्रीशन भी। तो बोला जा रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी सेल को बोला गया। स्टडी ऑफ सेल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल सेल बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं, हर एक चीज का एक ब्रांच होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मोशन के बारे में, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं, गणित।
अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है तो जियोग्राफी पढ़ना होगा आपको, समझ रहे ना आप। अगर राजनीति के बारे में जानना होगा तो पॉलिटिक्स पढ़ना होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेल के बारे में, अगर मैं पढ़ूं तो उस ब्रांच का क्या नाम दूं, उस शाखा का क्या नाम दूं, उस स्टडी का क्या नाम दूं, उसको आपको बोलना है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सेल को हम लोग ऑल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, यानी सेल का स्ट्रक्चर से लेकर फंक्शन तक डिटेल में पढ़ाई करना, उसको सेल बायोलॉजी ब्रांच में रखा गया है। यानी स्टडी ऑफ सेल इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन नॉन एज सेल बायोलॉजी। यानी सेल बायोलॉजी पढ़ाई का, शिक्षा का वो ब्रांच है जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है, फंक्शन के हिसाब से भी, स्ट्रक्चर के भी हिसाब से भी। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल। सर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? अगर मैं आपको बोलूं जिस दिन से इस धरती में लिविंग आया है उसी दिन से सेल आया है। मैं प्रिमिटिव अर्थ का बात करूं, यानी जहां से दुनिया स्टार्ट होता है, जहां से फर्स्ट टाइम से जहां से लिविंग आया है, जब से लिविंग हम लोग मानते हैं तब से सेल आया है। बैक्टीरिया आया, प्लांट्स आया, एनिमल्स आया। बट मैं बात कर रहा हूं कि इसका डिस्कवरी किसने किया, यानी सेल को फर्स्ट टाइम किसने पता किया कि असल में हम लोग सेल से मिलकर बने हुए हैं। भाई सेल तो हमारे पास है, सबको पता नहीं था कि हम लोग सेल से बने हुए हैं। पहली बार डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग बात करेंगे 1665, अभी चल रहा है भाई 2000, लगभग 400 350 साल पहले का बात है। यानी रॉबर्ट हुक ये एक साइंटिस्ट है, यानी सेल का डिस्कवरी हम लोग इसी को श्रेय दिया जाता है। सेल का डिस्कवरी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही किया। बात यह है कि कैसे किया, देखिए ये जो है ये रिसर्च करते करते इसका माइक्रोस्कोप के पास अचानक से एक बार्क ऑफ ट्री बार्क आया। अब बार्क क्या होता है आपको मैं समझाऊं, अगर आपको समझ में आए तो मैं बोल सकता हूं कि बोतल में, अगर आपको समझ में आना चाहिए कि बोतल में पहले टाइम में कभी कभी आप देखे होंगे कि ढक्कन के जगह एक लकड़ी का ही एक इस टाइप से रखा जाता था, लकड़ी का ही इस टाइप से बोतल, मैं एक कांच का बोतल बना रहा हूं बच्चों, इस टाइप से एक बना के उसमें माने ढक्कन नहीं रहता था, उसमें कुछ ये रहा आपका बोतल, ठीक से बन नहीं रहा है लेकिन ध्यान रहे आपको बोतल मानना है, मैथ में बहुत कुछ मान रहे हैं तो इसमें थोड़ा माने। ये इस टाइप से रखा रहता था, ये जो है बार्क, एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि बार्क जो है वो लकड़ी का एक टुकड़ा मान सकते हैं आप सिंपली। तो लकड़ी का टुकड़ा, अच्छा मेरा आपसे सवाल है क्या लकड़ी भी सेल से बना हुआ है? हाँ सर, दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जिसके अंदर भी जान है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट्स का छाल बोलिए, प्लांट्स का पत्ती बोलिए, प्लांट्स का टहनी बोलिए, हर एक चीज सेल से बना हुआ है। तो इसके पास जब एक लकड़ी का टुकड़ा आया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो रॉबर्ट हुक देखने लगा कि माइक्रोस्कोप के नीचे इसको कुछ कुछ ऐसा ऐसा घरनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग मैथ में हेक्सागोन। आपको अगर आपको याद रहे तो 6 साइड है हेक्सागोन, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? रॉबर्ट हुक को। कब? 1665 में माइक्रोस्कोप में एक लकड़ी का टुकड़ा में उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब ऐसा दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है क्या, और एक नहीं है, एक के बगल में एक, इसे इस तरीके से बहुत सारा रखा हुआ है। अब ये सोचने लगा ये है क्या, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है क्या? तो उस टाइम तो इसको उतना जानकारी था ही नहीं, बल्कि किसी को नहीं था। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया, ये रूम टाइप से दिख रहा है, एक रूम, 2 रूम, यानी कंपार्टमेंट घेरा घेरा दिया हुआ है, मिक्स भी नहीं है, सब अलग अलग सेपरेटेड हिसाब से रखा हुआ है। इन्होंने इसको सेलुले कह दिया। क्या कह दिया? सेलुले। बाद में यही थोड़ा और मॉडिफाई होकर बन गया सेल। तो अगर मैं आपको आज के बाद सेल का नाम और उसका डिस्कवरी के बारे में बोलूंगा तो फर्स्ट टाइम आपका माइंड में आना चाहिए रॉबर्ट हुक। कब हुआ था? 1665। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चों मैं आपसे बोलूं अगर, क्या ध्यान से सुनिए, क्या रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया? नहीं। ये बार्क, ये ट्री का छाल कब का था किसको पता? ये पता ही नहीं था किसी को कितना समय का था। ये नॉन लिविंग सेल था उसमें। यानी अगर मैं बात करूं आपको, अगर अभी आप क्लासरूम में बैठे होंगे, अगर वो लकड़ी का डेस्क और बेंच बना होगा, वो भी सेल के बने हुए हैं, लेकिन उसका सेल अब लिविंग नहीं रहा, वो सेल मर चुके हैं, यानी वो नॉन लिविंग सेल है।
उसमें भी आपको सेल दिखाई देगा, लेकिन मरा हुआ सेल। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम 1665 में मरा हुआ सेल का डिस्कवरी किया बार्क ऑफ ट्री से, जिसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, रूम लाइक सेलुले का वो सेल बन गया। अब बात यह है कि इतना सारा बातचीत जब वो कर ही लिया तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में छापना पड़ेगा भाई। छापना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या बिना छापे कैसे पता चलेगा लोगों को कि महान काम कर चुके हैं? इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। कौन सा ग्राफिया? माइक्रोग्राफिया, यानी माइक्रोस्कोप में जो देखे उसको इन्होंने कैसे देखा, क्या देखा उसको इमेजिन करके उन्होंने देख के माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने ये सारा चीज को पब्लिश कर दिया। समझ रहे हैं आप? इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में ये सारा चीज को पब्लिश किया। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए यहां तक कहानी रॉबर्ट हुक का खत्म। अब सुनते हैं हम लोग 1665 के बाद 1674 यानी 1674 में एंटन वन लीeuwenhoek, इन्होंने पहला बार फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ये पॉन्ड वाटर में, अच्छा आपको पता होना चाहिए बच्चों, पॉन्ड वाटर में भी बहुत सारा छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यार गंदा पानी होगा तो बहुत बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल के बने हुए हैं। कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो, अगर जिंदा है तो सेल का बना हुआ है। यानी आप जितना भी बैक्टीरियाज का नाम सुने होंगे वो सारा का सारा बैक्टीरिया किससे बना है बच्चों? सेल से बना हुआ है। तो इन्होंने 1674 में एंटन वन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का डिस्कवरी किया पॉन्ड वाटर में। सवाल आ रहा है, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा आपसे, पहली बार सेल को किसने डिस्कवरी किया? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल को किसने डिस्कवरी किया? एंटन वन लीeuwenhoek। ध्यान रहे, आपसे सवाल आएगा फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवरी कब हुआ था? 1665 में। लिविंग सेल का डिस्कवरी 1674। चलिए अब देखिए डायरेक्ट लगभग 150 साल बाद 1831 यानी 1831 को रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। कब? क्या बच्चों? 1831 को। कोई बच्चा भी मुझसे ये डिस्कस नहीं करेगा सर न्यूक्लियस है क्या। बच्चों आपको जितना डिटेल में न्यूक्लियस बताऊंगा, जितना डिटेल में इसके अंदर का सारा चीज आपको निकाल के बताऊंगा, शायद ही इतना डिटेल में पहले आपको कोई बताया होगा। न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर पोर आरएनए से लेकर डीएनए, मैं पूरा डिटेल में खोल कर रख दूंगा। बस अब इतना ध्यान रखना है कि जो सेल होता है वो सेल का बीच में एक और गोला होता है। क्या हमारा सेल ऐसा होगा? नहीं सर, सेल तो बॉल के जैसा होगा। क्या यहां हम बॉल बना सकते हैं? नहीं, हमने गोला बना दिया। तो मानिए सेल का बीच में एक और गोला होता है, गोला के अंदर गोला, नारियल देखें आप, इसी का नाम है न्यूक्लियस। सर इसका काम क्या है? इसका काम है सेल को कंट्रोल करना, यानी डायरेक्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं आप न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस सेल को पहली बार डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने। जिंदा सेल को देखा एंटन वन लीeuwenhoek ने। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम देखा, न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रहे। अब देखिए आगे चल रहे हम लोग। 1835 में ड्यूजार्डिन डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। वही बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा सर प्रोटोप्लाज्म है क्या। बच्चों आपको मैं प्रोटोप्लाज्म पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ध्यान रहे, प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, या फिर लिविंग इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर जितना भी लिविंग चीजें हैं वो सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। इतना ध्यान रखना है। आगे का फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन यहां से आएगा, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था? ड्यूजार्डिन ने। डेट याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट डेट ये वाला है बच्चों। डेट इंपॉर्टेंट बस यही वाला है, साइंटिस्ट सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे आपको। अब देखिए मैं आपको बोलूंगा 1839 आ गया भाई, 35 से 39 4 साल बाद जेई पुरकिन जी ने यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने पहली बार प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब समझ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द को। देखिए ड्यूजार्डिन ने तो डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म के बारे में, यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में वो डिस्कवरी किया, लेकिन वो प्रोटोप्लाज्म शब्द नहीं बोला था, कुछ और बोला होगा, लिविंग इनसाइड सेल बोला होगा, कुछ बोला होगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो शब्द सुन रहे हैं, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप?
मानिए मैंने किसी चीज का डिस्कवरी किया, मैंने उसका नाम नहीं दे पाया, इससे कुछ XYZ बोल दिए, किसी साइंटिस्ट ने आया उसका नामकरण किया, तो वही शब्द को दिया है जेई पुरकिन जी ने यूज किया शब्द को, लेकिन उसका खोज किसने कर लिया था? ड्यूजरडिन ने। ध्यान रहे। उसके बाद 1855 आ गया, रुडोल्फ विर्को ने ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो है ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है, बहुत बड़ा थ्योरी है। देखिए 1855 में रुडोल्फ विर्को ने एक बात लोगों को बताया, लोगों बोले यस सर, बोले आप लोगों को एक मैं बात बोल रहा हूं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। बोले नहीं आ रहा समझ में। बोले इसका मतलब ये है न्यू सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। मतलब ये बोल रहा है कि नया सेल जो बनता है वो, मतलब कुल मिला के ये डिवीजन का बात कर रहा था कि शरीर में जो नया सेल बन रहा है तो वो पहले पुराना सेल ही डिवाइड कर करके बना रहे हैं। कौन बोल रहा है ये बात? रुडोल्फ विर्को ने। अभी आपको ये सब लग रहा है कि छोटा छोटा बात बोल के गया, लेकिन उस टाइम में ये सब बात बड़ा वजनदार हुआ करता था ना यार। अभी तो हम लोग समझ रहे तो मजा आ रहा है कि सर छोटा छोटा बात बोल के गया, इतना बड़ा बड़ा लोग बन गए लोग। तो रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। उसके बाद 1868 में हग्सले ने कहा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म, मैंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक लाइन कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इस सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट है। अब हम लोग जा रहे हैं साइज ऑफ सेल। बच्चों ध्यान रहे, जो सेल का साइज है मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल साइज इन ह्यूमन सेल, हमारा जो ह्यूमन सेल का नॉर्मल साइज मतलब समझ रहे, मानिए दांत का सेल हो गया, स्किन का सेल हो गया, बाल का सेल हो गया, या जनरली जो हमारा सेल का जो साइज है यानी डायामीटर है, लंबाई, वो जो है 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर, ये डायामीटर है बच्चों, ध्यान रहे। डायामीटर आप समझ रहे हैं, मतलब हमारा जो सेल है इस तरीके से, ये है डायामीटर। तो जनरली जो हमारा सेल होता है नॉर्मल सेल्स, वो हमारा 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर का डायामीटर का होता है। लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच का एग, आपको पता होना चाहिए, एक अंडा एक सेल होता है। इसका फंडा आपको बाद में समझ में आएगा, बट ध्यान रखना है एक अंडा खुद में एक सेल होता है, यह ध्यान रखना है। आप नाम सुने होंगे स्पर्म, आप नाम सुने होंगे ओवम, ओवम भी एक एग ही है, समझ रहे हैं आप। एक सेल एक एग है, एक एग एक सेल ही है। तो अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिटेबुलेरिया 6 से 10 सेंटीमीटर का एक एल्गी है। यानी एसिटेबुलेरिया जो होता है वो एक सिंगल सेल्यूलर होता है, एसिटेबुलेरिया, जिसका लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ध्यान रहे बच्चों, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल एसिटेबुलेरिया बोलना है आपको, सॉरी लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट का बात करें, लंबाई का बात, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आया था, बड़ा। अब यहां पर बात आ रहा है लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, यानी सबसे लंबा एनिमल सेल हमारा नर्व सेल। नर्व सेल आप लोग जानते होंगे, इसी को बोलते हैं तांत्रिक कोशिका। यानी जो हमारा शरीर के अंदर, पूरा शरीर में जो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम बैठा हुआ है, मानिए पूरा शरीर का इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए, अगर मैं अचानक आपका हाथ में यहाँ पिंच मार दूं तो कहीं ना कहीं यहाँ से खबर यहाँ जाता है, फिर वहां के बाद रिप्लाई आता है भाई हाथ पीछे खींचो। तो ये जो रिप्लाई ले जाने आने का काम कर रहा है, जो सर्किट में जो वायर लगा हुआ है, वो वायर जिस सेल से बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। ध्यान रहे, नर्व सेल जो है पूरा शरीर में जाल के जैसा बिछा हुआ है, कहीं आप कुछ पिंच करते हैं, वहां से जो खबर जाता है ब्रेन, फिर वहां से रिटर्न आता है, वो सब नर्व सेल के द्वारा ही आता जाता है। नर्व सेल हमारा शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ये। और एनिमल में भी, जितना एनिमल है दुनिया में, सब में देखा जाए तो नर्व सेल ही सबसे बड़ा होता है। तो ये होता है 1 मीटर लंबाई तक हो सकता है एक सेल। भाई सेल तो इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि हमें नेकेड आई से दिखना, हम लोग दिख ही नहीं सकते, लेकिन ये 1 मीटर तक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा हो गया सेल के हिसाब से। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर मानिए प्लांट का एक फाइबर होता है। आप लोग कोकोनट का फाइबर देखे हैं, कोकोनट, आप लोग जूट पाट का फाइबर्स देखे होंगे। उसी तरह हेम्प फाइबर का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है,
0.91 से 4.6 मीटर, ये लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, जैसे एनिमल में नर्व तो प्लांट में हेम फाइबर। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल पीपीएलओ, यानी देखिए पीपीएलओ को ही प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप समझ रहे हैं, ये जो है माइकोप्लाज्मा इसी का नाम है। ये नाम कैसे है, ये नाम कैसे है, ये आपको बताया जाएगा, ध्यान रहे। ये 0.1 मीटर माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, यानी स्मॉलेस्ट एनिमल सेल है ये। शेप ऑफ सेल, साइज हो गया यानी लंबाई चौड़ाई खत्म है। अब शेप यानी आकार, देखिए सेल का जो आकार है ये कैसे डिसाइड होगा। सेल का आकार उसके फंक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। मतलब अब खुद सोचिए, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, नर्व सेल की बात कर रहा था, आपको ध्यान होगा नर्व सेल का, अगर मैं बात कर रहा था आपको, मैं बोल रहा था ये पूरा शरीर में खबर को ले जाने आने का काम करता है, एक नर्व फाइबर दूसरा तीसरा, ये सबसे जुड़ जुड़ के पूरा पूरा वायर बनाता है। मेरा आपसे सवाल है, ये सब सेल कैसा होना चाहिए? इसका जो नर्व सेल होता है, फीलिंग आ रहा है कि सर ये लंबा टाइप से होना चाहिए, खबर ले जा रहा है लंबा, एक नर्व सेल ये, फिर इससे जुड़ के ये, तो उसी तरह जैसे नर्व सेल का काम था सर कंडक्शन करना, तो वो लंबा बन गया। तो सबका आकार जो है शेप जो है अलग अलग हिसाब से होगा। जैसे एलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, एलोंगेटेड लंबा और ब्रांच ये नर्व सेल होता है, कुछ ऐसा होता है। डिस्क्वाइडल और सॉसर, डिस्क्वाइडल मतलब डिस्क थोड़ा पिचका हुआ जानते हैं आप, माने बॉल लिया आप और बीच में ऐसे करके कोहनी मार दिए तो पिचक जाएगा। पिचकेगा कि नहीं पिचकेगा, पिचकेगा, पिचका हुआ या आरबीसी का होता है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ढोना, कहां तक, सेल तक, तो इस पिचका हुआ रहेगा तभी इसमें से ढो सकता है आराम से। चलिए ध्यान रहना बस आपको। स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब जानते हैं कुछ ऐसा आकार, ये जानते हैं कैसा होता है, माने इस तरह दोनों तरफ च्यों पतला, बीच में ढाउ मोटा, ये स्पिंडल से बोलते हैं हम लोग इसको। हमारा मसल सेल ऐसा होता है। ध्यान रहे बच्चे, आप लोग हंस रहे लेकिन नहीं हंसना है, गलत बात है, रनिंग क्लास में नहीं हंसना चाहिए। एक बच्चा हंस रहा है, मुझे दिख रहा है वो। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल मतलब स्फेयर, स्फेयर आप जानते हैं बच्चों, स्फेयर मतलब सिंपल जो बॉल आप लोग खेल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्फेयर। स्फेयर मतलब चारों तरफ से गोल मटोल, गोल मटोल। स्फेयर होता है हमारा एग्स, ओवा, ये वाला एग नहीं, अंडा वाला नहीं जो बाहर देख रहे हैं आप, ये हुआ हमारा सेल, मतलब जो फीमेल्स के अंदर जो एग होता है, ये एक थोड़ा बड़ा एग है, वो एग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, तो बड़ा बात बोल दिया हम, आपको ये डिटेल बाद में समझ में आएगा बच्चों। ये वो वाला एग नहीं है, फिर बोलिएगा सर ये अंडा तो मुर्गी वाला अंडा है, मुर्गी वाला अंडा इतना गोल थोड़ी होता है, उसका अंदर थोड़ी इतना गोल होता है। ये जो एग मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ओवा का बात कर रहा हूँ। ओवा आप समझ रहे हैं, फीमेल्स के अंदर जो ओवा बनता है, ओवा स्पर्म का फ्यूज होने से जो बच्चा होता है, बड़ा बात बोल दिए, ध्यान रहे। तो ये वो वाला एग है। अब देखिए ये गोल होता है। ब्रांच जो हमारा पिगमेंट सेल, यानी स्किन के अंदर, स्किन में जो सेल होता है स्किन के अंदर, वो एक सेल है उसका नाम है मेलानोसाइट। कौन सा साइट, मेलानोसाइट। वो मेलानोसाइट सेल जो होता है वो ब्रांच होता है, यानी उसमें बहुत सारा ब्रांचिंग्स होता है। मैं बनाया नहीं, कुछ इस प्रकार से मानिए ब्रांचिंग रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट या फिर सेल ऑफ स्किन, मेलानोसाइट्स। स्लीपर शेप, देखिए पैरामेशियम, पैरामेशियम का आप नाम सुने हैं, ये कुछ ऐसे चप्पल टाइप से बना हुआ रहता है। ये बाबा रामदेव का चप्पल है बच्चों, या फिर गांधी जी का लकड़ी वाला चप्पल। कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर ये स्पार्क के चप्पल जैसा क्यों नहीं है। चलिए ध्यान रहे, हो गया। यह हो गया आपका कौन सा मेशियम, पैरामेशियम। चप्पल जैसा फीलिंग आ रहा है ना बच्चों, हाँ ये सरकारी स्कूल वाला चप्पल है। यहाँ पर एक ओठ रहेगा तो इसे, वही है मान लीजिए इसको। ये पैरामेशियम है जो स्लीपर लाइक इसका होता है। उसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइड ये होता है आपका जर्म सेल ऑफ गोनाड्स। ये भी बड़ा बात है, ये दोनों आपको रिप्रोडक्शन में ही डिटेल में समझ में आएगा बच्चों, ज्यादा चिंता ना ले, याद रखना है क्यूबॉइडल जर्म सेल्स ऑफ गोनाड्स, इतना याद रखना आपका। ये क्यूबॉइडल होता है और ये स्फेरिकल होता है। फिर पॉलीगोनल, पॉलीगोनल मतलब बहुत सारा साइड वाला, जिसका साइड फिक्स नहीं है, 3 साइड 4 साइड 5 साइड, ये सब हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनल। इसमें होता है लिवर का सेल जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। स्पर्म सेल कुछ ऐसा होता है। स्पर्म का तो नाम आप सुने होंगे, बहुत सारा एड्स भी आता है शुक्राणु अंडाणु के तौर पर, न्यूज़पेपर में भी पीछे वाला रहता है, ऐसा रोगी गुप्त रोगी मिले सोमवार डैश डैश,
हकीम। तो ध्यान रहे बच्चों, ये वही वाला शुक्राणु है, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, जो दिखता है ऐसे है, यानी यही शुक्राणु और ये अंडाणु यानी एग और स्पर्म, ये दोनों जब फ्यूज होता है तभी बच्चा बनता है। ध्यान रखिए, आगे का डिटेल्स का हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। डांट के बोलूंगा, आप सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है, अन्यथा मैं मिटा दूंगा, पहले बोल रहे हैं डस्टर से। पहले सब्सक्राइब कीजिए, मुझे पता है अभी आप लोग टैप करके और पहले नोट करके भाग जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका और डिटेल को लेकर। थैंक्स।